सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आज राजधानी रायपुर स्थित वीआईपी रोड होटल बेबीलोन कैपिटल में वाणिज्य उत्सव सन 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, मंत्री कवासी लखमा उपस्थित रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने उद्योग संबंधी अहम मुद्दों पर बातचीत की। आइए दिखाते हैं सोच विचार मीडिया में। सहयोग नहीं कर रहा है क्या? आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वाणिज्य विभाग द्वारा 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें मुझे आमंत्रित किया था। मेरे साथ साथ उद्योग मंत्री, हमारे मुख्य सचिव, अन्य अधिकारी उपस्थित थे और व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की बात उन्होंने कही। तो छत्तीसगढ़ लैंडलॉक स्टेट है, समुद्र बहुत दूर है, तो ट्रांसपोर्टिंग हमको बहुत महंगा पड़ता है। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और वहाँ मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो की परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है। भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। यदि उसकी अनुमति मिल जाए तो निश्चित रूप से विदेशी धन भी बचेगा, उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। उसी प्रकार से ग्रीन एनर्जी की चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हैं। अब हमारे प्रदेश में गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में हमने मजबूत कदम बढ़ाया है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा और साथ ही हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो गोबर क्रय कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा और ग्रीन एनर्जी हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होगा। जी बिल्कुल करना चाहिए। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं कि 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। उनका कहना है कि जो सुपोषण का दावा है उसकी, सुपोषण का दावा क्या मतलब? उस कुपोषण है, उसको कौन इनकार कर रहा है? हम तो हर मैंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है और यहाँ 41% लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं तो शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और उस दिशा में हमने काम शुरू किया। तो कोई समस्या एक दिन में ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 बार लॉकडाउन और के बावजूद भी कुपोषण अभियान हमारा जारी था। बहुत सारे ज़िले हैं, दंतेवाड़ा जिले में 30% की कमी आई है, सुकमा में 25% की कमी आई है, कोंडागांव में 47% की कमी आई है। तो हर एक जिलों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुपोषण खत्म हो गया, चुनौती है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में 1% की कमी आई थी, 2% की कमी आई थी। हमारे तो औसत में 13% से ऊपर की कमी आई है। तो एक साल में यदि हम 13% कमी ला रहे हैं तो बड़ी बात है। सर, ये गोबर से बिजली बनाने की आपने खुशी जाहिर की है कल। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसमें ग्रीन एनर्जी में काम करेंगे, गोबर से बिजली बनाएंगे। तो निश्चित रूप से अब गांव-गांव में बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। जहां ज़्यादा गोबर एकत्रित हो रहा है तो वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी, वहां के लोगों को आय में वृद्धि होगी और साथ ही प्रदूषण से भी हमको निजात मिलेगी। वाणिज्य उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मंच में उपस्थित उद्योग मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय
आकाश जैन जी, विकास चौबे जी, संयुक्त सचिव भारत सरकार, सुब्रत साहू जी, DCS ओम, मनोज जिंगा जी, प्रमुख सचिव, श्रवण वासी रेड्डी जी, संयुक्त DGFT भारत सरकार, डॉक्टर लाल गोरानी जी, वाइस चेयरमैन, आशीष भट्ट जी, सचिव उद्योग, और साथ ही यह इस हाल में उपस्थित सभी उद्योगपति गण, सभी व्यापारी गण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश उन महान विभूतियों को नमन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान किया। इस आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं रहा। 1857 के गदर के पहले भी 1824 में परलकोट के राजा गैन सिंह को उसके महल के सामने अंग्रेजों ने फांसी पे टांग दिया, जो बस्तर इलाके में आता है। 1857 में वीर नारायण सिंह जी के कुर्बानी को, उसी गाथा को छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन नहीं जानता, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत की और रायपुर के जय स्तंभ चौक में उसको फांसी दी गई। उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, छत्तीसगढ़ में भी उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, श्रीलाल करेक्टर, डॉक्टर भूपचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सुंदरलाल शर्मा जैसे अनेक विभूतियां हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए यात्राएं सही, जेल की यात्रा की, और देश आजाद हुआ। 75 साल पूरा होने पर जश्न हम सब मना रहे हैं, तो उन पुरखों को स्मरण करने का भी अवसर है। आदरणीय साथियों, देश के आजादी के साथ ही देश के नवनिर्माण में जो नेहरू जी के योगदान है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और नवनिर्माण में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान भिलाई स्टील प्लांट 1955-56 में जो बना, नींव रखी गई, उसे औद्योगिक तीर्थ कहा गया। और ये भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। वहां से औद्योगिक यात्राएं हमारी शुरू होती है छत्तीसगढ़ की, और वहां से चलते हुए दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव होते हुए रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा तक हम पहुंचे। हमारे औद्योगिक जिले हैं और बहुत सारे इंसलरी, बहुत सारे उद्योग स्थापित होते गए। और आज जो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति हुई 1955-56 से आज तक की यात्रा है, उसे सब जानते हैं, बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से जाना जाता है धान की कटोरी को, राइस बॉल। यहाँ हजारों प्रजाति के धान हमारे पास है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। उतनी प्रजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में। हम लोग छत्तीसगढ़ से स्टील के और चावल के दो की निर्यात करते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारे और चीजों का उत्पादन शुरू हुआ और उसके भी निर्यात होने शुरू हुए। तो छत्तीसगढ़ में यदि बाहर के लोगों को हमको बताना हो, 3 प्रमुख चीजें हैं छत्तीसगढ़ में। हमारे पास
खूब जंगल है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास जगह भी है, हमारे पास उपजाऊ धरती में हम अनाज के उत्पादन करते हैं, फल के उत्पादन करते हैं, लघु वनोपज हमारे पास है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले साल पूरे देश के लघु वनोपज का 74% छत्तीसगढ़ में, और अभी एक तिमाही में वो आंकड़ा और बढ़ के 86%। तो जिस प्रकार से भाई कवासी लखमा जी ने जो बात कही, पीवा जी ने जो बात कही, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी जो पहचान है छत्तीसगढ़ की, वो जंगल का भी है, जमीन का भी है, और जल हमारे पास पर्याप्त, उसके साथ साथ हमारे पास खनिज भी है। तो लघु वनोपज, अनाज और खनिज में वो सारी चीजें हैं जो सब जगह पाई जाती है, जिसकी जरूरत है। आपके पास आयरन ओर से लेकर आपके पास टीन और एलेक्जेंड्राइट तक है, जो दुनिया में आप टीन और भारत में कहीं पाया जाता, तो हिंदू छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। एलेक्जेंड्राइट शायद दुनिया में खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास है। तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ में है। दूसरी बात यह है, व्यापार की बात, वाणिज्य उत्सव मना रहे हैं, ये पूरा खेल है वो मांग और पूर्ति का है। मांग नहीं हो गया, आपने पूर्ति कर दी तो रेट गिर जाएगा, आप घाटे में चले जाएंगे। मांग है और सप्लाई नहीं कर पाए तब भी आप नुकसान करेंगे। ये मांग और पूर्ति का खेल है। देश में एक समय की स्थिति थी कि हमारे पास अनाज की कमी थी, और इंदिरा जी ने उस समय हरित क्रांति के बाद के देश के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और उस समय स्थिति यह थी कि मंडियों में समर्थन मूल्य से ज्यादा में अनाज बिकता था, कम बिकता था तो सरकार सपोर्ट करती। आज स्थिति है कि समर्थन मूल्य केवल सरकार खरीदती है। इतना उत्पादन हो गया है कि अब आपके पास रखने की जगह नहीं है। एशियाई में 3 साल का अनाज भरा पड़ा है। राज्य सरकारें लड़ाई हमारे अनाज खरीदो, हमारे अनाज खरीदो। अब अनाज खरीदने वाला नहीं, रेट समर्थन मूल्य से आधे में बिक रहा है, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य उत्पाद की बात करें। दलहन को छोड़ दीजिए, तिलहन को छोड़ दीजिए, 2 चीज को छोड़ दीजिए, बचत अनाज में समर्थन मूल्य में कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ा तो किसान आज घाटे में, सरकार के पास दबाव। ऐसे में मैंने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि मेरे पास सरप्लस पैडी है, मुझे एथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए, और पैडी से एथेनॉल की कीमत तय कर दी। भारत सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाने के रेट तय कर दिया, आपने पहले से बनाने रेट तय कर दिया, लेकिन धान से एथेनॉल की कीमत तय नहीं हुआ था। मैं लगातार 2 साल 2.5 साल से लिख रहा हूं, तो पैडी से एथेनॉल की कीमत तो तय हो गया, लेकिन भारत सरकार अभी तक से पैडी से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं प्रदान कर रही। तो ये राष्ट्रीय क्षति नहीं तो क्या है? देश के किसान उत्पादन कर रहे, उसको नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा? यदि एथेनॉल उत्पादन कर देंगे तो आपको विदेशी धन बचेगा। पेट्रोलियम पदार्थ यदि आप उत्पादन करना शुरू कर दें, विदेशी धन निश्चित रूप से बचेगा। दूसरी बात यह है कि इससे एथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को दाम मिलेगा। अब इसके लिए मैं पिछले 2.5 साल से लिख रहा हूं, यदि अनुमति मिल जाए, इंडियन ऑयल वाले वैसे एमयू करके बैठे, 6 और उद्योगपति एमयू करके बैठे, 140 एमयू की बात कर रहे थे, उसमें 6 एमयू भी शामिल। हमको केवल अनुमति मिले, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम एथेनॉल उत्पादन करेंगे, उसके खरीदने वाले भी हैं, केवल अनुमति। लेकिन 2.5 साल से भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही, ये दुर्भाग्यजनक बात। यदि एथेनॉल का परमिशन में भारत सरकार के भी विदेशी धन बचेगा, और हमारे किसानों को रेट मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार को जो दबाव पड़ रहा है, आर्थिक दबाव पड़ रहा है, उसमें कमी आ जाएगी। ये मांग और पूर्ति जो संतुलन है, 70 के दशक में अनाज की कमी थी, आप विदेश से अनाज मंगाते थे,
लेकिन आज अनाज का उत्पादन इतना अधिक है, उसे क्या करे क्या न करे समझ नहीं आ रहा। हमने एक रास्ता सुझाया कि एथेनॉल बना दी, चाहे वो मक्के से हो चाहे गन्ने से हमने कर लिया है, हमारे प्लांट हम लगाना शुरू कर दिए, मक्के से भी प्लांट लगाना शुरू कर दिए, धान की अनुमति नहीं मिल रही। तो वाणिज्य विभाग के अधिकारी बैठे हैं, कम से कम इसमें मदद करें जैसे मैं अपेक्षा करता हूं। दूसरी बात, हमारे पास कोयला है, एक समय बात होती थी इसको पावर हब बनाया जाए, पूरे देश भर में पावर प्लांट की बाढ़ से आ गई, सब लोग सारे उद्योगपति सब काम छोड़ के केवल पावर प्लांट लगाए। हमारे यहाँ खूब जमी हुए, उस समय डिमांड थी तो रेट खूब बढ़ा, अब वो बिजली की डिमांड अब है नहीं, उद्योगपति बहुत सारे तो एनपीए भी हो गए, बहुत से नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत सारे कोई जमीन खरीद लिया, कोई प्लांट लगा दिया, लेकिन बिजली खरीदने वाला नहीं। हमारे को पावर प्लांट लगे, डिमांड भी बढ़ी, घरेलू डिमांड भी बना, औद्योगिक वाणिज्यिक सब डिमांड बढ़े। अब बात आ रही है ग्रीन एनर्जी। हम सोलर एनर्जी की बात कर लिए, कोयला आधारित एनर्जी की बात कर लिए, हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर लिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन अभी मणिपुर के साथ ही मुझे सम्मानित किए। अब वहां हिमालय की तरह वहां खूब पानी गिरता है, बर्फ पिघलता है, तो पानी का दिखता है, तो वहां हाइड्रो प्रोजेक्ट चलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में लिमिटेशन है, हम बिजली से पानी उत्पादन, पानी से बिजली का उत्पादन कम कर पाएंगे। कोयला आधारित हमारे पास है। अब कार्बन उत्सर्जन से पूरे देश का पूरी दुनिया चिंतित है। कार्बन के अधिकता के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर पूरे देश का, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया है। सब उससे चिंतित है, कार्बन को कैसे हम डाइजेस्ट करें। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा भारत सरकार के, पूरे देश की सरकारें भी इसमें लगी कि नहीं ग्रीन एनर्जी हम उत्पादन करें, ताकि अब उसमें बहुत सारे कीमती भी लगा दे, और उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो निश्चित रूप से जहाँ हाइडल का उपयोग होना शुरू हुआ, फिर जितने भी हमारे सोलर है, लेकिन सोलर के अपने लिमिटेशन है। बरसात की दिनों में बदली आ गया तो सोलर काम करना बंद, रात में काम करता ही नहीं। अब दिक्कतें तो सामने है। हमने क्या किया छत्तीसगढ़, एक तरफ गौ माता की समस्या, गाय की समस्या सड़कों में दिखाई दे रहा, बसों से लड़ाई हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहा, राजनीति भी हो रही। हमने गौठान बनाना शुरू किया, 6000 गौठान बना दिए। पिछले 1 साल के भीतर में 50 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिए। 2 रुपये किलो में खरीदने वाली पहली सरकार पूरी दुनिया में हमने खरीदा। अब उससे हम बिजली बनाना चाहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक पूछे कि आपके पास इतना गोबर कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते थे। हमने कहा भाई हमारे पास 50 लाख क्विंटल गोबर 1 साल में एकत्रित कर लेते हैं, इससे भी अधिक गोबर। बहुत उत्साहित है। जब मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी है कि जैसे हमने उद्योग नीति बनाई और कहीं हमने रोड शो नहीं किया, कहीं पे हमने नेटवर्क फिट नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से, व्यापारियों से अनेक बार बैठक करके उद्योग नीति बनाई और सीएम हाउस में बैठे बैठे 140 एमओयू किए और 65,000 करोड़ का हमने किया है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा गोबर से बिजली बनाएंगे, तो उद्योगपति आए मेरे पास, हमको गोबर को हम बिजली बनाना चाहते हैं। कल की बात, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमको भारत सरकार से निश्चित रूप से सहयोग की अपेक्षा होगी और हमें कार्बन को डाइजेस्ट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, वो जो डिमांड थी उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। आज अनाज पूर्ति हो रही है। अनाज में लोग कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होने की, पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है।
अब हमको ऑर्गेनिक चाहिए। तो ऑर्गेनिक में हमने आज तक नहीं हुआ था। हमारे बस्तर के 7 में से 5 जिला को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन दे दिया, हमने ले लिया भारत सरकार, क्योंकि वहाँ जो कुछ होता है ऑर्गेनिक ही होता है। बस्तर में कभी कोई खाद का उपयोग हुआ नहीं, वहाँ जितने लघु अनुपज है वो ऑर्गेनिक है। वो तो कुटकी रागी वगैरह भी है, मिलेट्स उसमें भी। तो एक तरफ लोगों के आय कैसे बढ़े इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, दूसरे उसकी पूर्ति की बात है। मिलेट्स की डिमांड पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे पास दुर्भाग्य से भारत सरकार से अनेक बार हमने मांग की, मंत्रियों से मुलाकात की, हमको एयर कार्गो तो दे दीजिए। रायपुर में हमारे पास एयरपोर्ट है, पर्याप्त संसाधन है, जगह भी पर्याप्त है, आप और चीज हम और देने के तैयार है, लेकिन हमको एयर कार्गो की सुविधा उपलब्ध करा दें, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है। हमको समुद्र में जाना है, तो यदि पोर्ट जाना है तो 900 किलोमीटर लगेगा हमको जाने में। तो हमारे उद्योगपति उत्पादन कर भी लें तो भेजें कहाँ? जैसे कि अभी युवा जी ने कहा हमको रेट नहीं मिलता, तो एयर कार्गो दे दें ताकि यहाँ की जो चीजें देश में, जो देश और दुनिया में जहाँ जहाँ डिमांड है उसको भेजने का काम कर दें। अनुमति आपको देना है, वो भी काम नहीं हो पा रहा है। एयर कार्गो के लिए कितने बार मैंने मिला, मुलाकात की मंत्री जी से, लेकिन मिला नहीं। अब हम मांगना ही बंद कर दिए, जब देना ही नहीं है तो मांगना क्यों? तो जो अपने संसाधन है उससे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लघु अनुपज वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, रागी कोदो कुटकी जो मिलेट्स करते हैं उसके समर्थन मूल्य की घोषणा और उसे वैल्यू एडिशन करने के बाद ये लोग हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार से उद्योग को कितना हम मदद कर सकते हैं वो पूरी कोशिश हमारी है, ताकि केवल स्टील भर में हमारी पहचान न हो, अन्य क्षेत्रों में भी हमारे अपार संभावना है। हमारे पास जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं, लघु अनुपज आधारित जो उद्योग है उसमें भी काम कर रहे हैं, और हमारे पास वनौषधि भी पर्याप्त है, तो उसके भी हम लोग यहाँ वैल्यू एडिशन करने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से अपेक्षा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, छत्तीसगढ़ के लोगों के आय में वृद्धि होगी, नए उद्योग खुलेंगे, व्यापार की संभावनाएं बढ़ेगी, साथ ही देश जो आपने जो लक्ष्य रखा है वाणिज्य का, जितने कितना बिलियन डॉलर, तो छत्तीसगढ़ की भागीदारी बने, उसमें भारत सरकार का योगदान मिले, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। मैंने आपका बहुत समय लिया, हो सकता है कुछ कड़ी बातें भारत सरकार के खिलाफ मैंने कहा भी हो, सहयोग नहीं मिल रहा है, उसे अन्यथा न लें, क्योंकि बड़े भाई के सामने ना कहें किसके सामने कहें। तो हो सकता है कि हम लोगों को मिलने का समय नहीं मिलता, आप लोगों के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच जाए तो वो भी अच्छी बात है, पीछे दरवाजे से हमको सहयोग मिल जाए। नेता लोग को नहीं करते तो मतलब 40% का हमको सहयोग मिल जाए, ये अपेक्षा ही वाणिज्य उत्सव में आप सब पधारे, आप सबका स्वागत। दिल्ली से भी अधिकारी आए, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने वाणी के इनाम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस उद्योग के वाणिज्य विभाग के सम्मेलन में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ का नेता, आपके सब का नेता, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, इनके लिए जोरदार ताली मार के स्वागत करना है। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य सचिव, हमारे विभाग के उद्योग विभाग के सचिव इंगवा साहब और तमाम दिल्ली से आए अधिकारीगण और पत्रकार बंधु, और यहाँ पर हमारे एक बात बोला था, हम लोग खूब ताली मारे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लोग यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री कम समय में
लगभग 3 साल होने जा रहा है। आप लोग के बेटा अब माननीय मुख्यमंत्री का एक ही जोश है, यहाँ के उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़े। इसलिए हमारे अनेक योजना को चालू किया है, खासकर हमारे वन विभाग को और खेती को और टोरा मोवा, हमें खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 हिस्सा में बंटा है। 3 हिस्सा में बंटने से छत्तीसगढ़ में तो और बिलासपुर में तो उद्योग है, लेकिन हमारे बस्तर और सरगुजा में जहाँ ट्राइबल एरिया में ज्यादा लोहा है, टीना है, उस क्षेत्र में भी टोरा मोवा इमली होने के बाद भी हम लोग को अच्छा दाम नहीं मिलता है। उसके कारण बस्तर में भी अलग रेट, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग एरिया में अलग अलग उद्योगपति को लाभ देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री लगातार हम लोग साथ चर्चा करते हैं और लगातार हम लोग पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुआ उस काम को सरल बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत हम लोग के बीच में समय पर मीटिंग होता है। मैं भारत सरकार का मीटिंग में एक बार गया था, लेकिन इस पर जो विदेश जाने वाला हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सवाल होता है, रात का ज्यादा सवाल के ज्यादा उत्पाद है, लेकिन हमारा टोरा मोमा विदेश जाने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। उस समय भी भारत सरकार के सामने दिल्ली में एक मीटिंग आया था, उसमें बोला था कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट ऑफिस यहाँ पर जो विदेश जाने का जो हम लोग को कलकत्ता के साथ मोर्चा में रहते हैं, उनको रायपुर में ऑफिस हो और उसका शाखा खोले, ऐसा मैं भारत सरकार से बोला था, अभी तक उसको नहीं हुआ। और उसके बाद मेरा एक छोटा निवेदन है कि वन उपज को भी विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम में इसके सूची में जोड़ना चाहिए। ऐसे ही आप जो वन उपज है उनका रेट आदिवासी लोग को अच्छा मिले, ऐसा मैं मांग किया था, वो भी अभी तक अधूरा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग बीच में बस्तर के बारे में वो उद्योग लगाने के लिए सभी लोग एमओयू किया है और उस एमओयू के आधार पर आज हमारे बस्तर में कोई जिम्मी देख रहा है, कोई पानी देख रहा है, हमको लगता है कि आने वाला समय बस्तर में भी उद्योग लगेगा। खासकर मुख्यमंत्री का एक उद्देश्य है कि चाहे बस्तर के लोग हो चाहे छत्तीसगढ़ के लोग हो, इनको रोजगार हम लोग कैसा दे सकते हैं। अभी तक हम लोग को नौकरी, सरकारी नौकरी बहुत कम होता है, इसलिए हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार लोगों को हम लोग हर जिला में हर बुलंद स्तर में ऊंट पर तोलकर वहीं पर जो फायदा होता है, चाहे इमली हो, मोवा हो, टोरा हो, दाल हो, उस क्षेत्र में ज्यादा जिस क्षेत्र में जो फायदा होता है उसका उपयोग उसी क्षेत्र में हो, ऐसा हमारा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का सोच है। आज इस मीटिंग में आए, मैं मेरे तरफ से और उद्योग विभाग तरफ से दिल्ली से आए हमारे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उद्योगपति शामिल हुए और मीडिया को सबको मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।